हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सिराज और आप लोग देख रहे हैं सिराज खान ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसा कि आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जी का जन्म दिवस भी है, तो उसी के शुभ अवसर पर मैं सोचा क्यों नहीं आप लोगों के बीच कोई कहानी पेश किया जाए। तो उसी के शुभ अवसर पर मैं एक कहानी पेश कर रहा हूं जो आप लोगों को आशा करता हूं अच्छा लगेगा। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित शतरंज की खिलाड़ी, ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हाई स्कूल में, इंटर में पूछता है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी शायद ये पूछता है। तो जो बीएससी या जो भी बीटेक या जो भी मतलब करेंगे, अगर हिंदी आप कोर्स लेते हैं कोर सब्जेक्ट, तो उसमें शायद पूछेगा। तो उसी के दृष्टि से मैं बना रहा हूँ ये। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में भी। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों। 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती के दिन, अर्थात यह कहानी मैं 2 अक्टूबर 2020 गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं ये कहानी पेश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक शतरंज की खिलाड़ी का विस्तृत में वर्णन। तो कुछ ये फिगर है शतरंज के खिलाड़ी का, देख लीजिए आप लोग। और इसमें पॉइंट लिखा हूँ मैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे जो इस कहानी को महान बनाता है और इस कहानी में जान डालता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पार्ट 1 में मैं डिवाइड किया हूँ कहानी का मेन उद्देश्य और कहानी का सार, यम और पी। यम मतलब मुंशी, कहानी का मेन उद्देश्य मुंशी, और पी मतलब प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की 2 मैंने स्टार्ट किया है। जो कहानी का मेन उद्देश्य है यम में, और दूसरा पी में कहानी का सार है। और पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 2 में आपका है पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र अथवा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन अथवा संवाद योजना, और चौथा परिवेश वातावरण या देश काल, पांचवा भाषा शैली और उपसंहार, ये है। और पार्ट 1 देख लेते हैं। पॉइंट या मुंशी, कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य देख ले रहे हैं। ये कहानी किस दृष्टिकोण से बनाया गया है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का उद्देश्य इस कहानी द्वारा उन कारणों को उजागर करना रहा है जो भारत की गुलामी के पीछे रहे हैं। राष्ट्रीय भावना का अभाव और उच्च वर्ग की विलासिता से कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता, और प्रेमचंद्र जी ने इसे अत्यंत सजीव रूप से इस कहानी को चित्रित किया है। ये वर्गीय चरित्र और उच्च समन्ता वर्ग की विलासिता को व्यक्त किया गया है। पॉइंट पी, प्रेमचंद्र, कहानी का सार। यह कहानी मतलब कहानी का सार का मतलब कहने का अर्थ है कि इस कहानी में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, और कहानी में कैसे आगे बढ़ी है और क्या रोचक है इसमें। तो कहानी का सार पढ़ लेते हैं। यह कहानी वाजिद अली शाह के समय की है, जब लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय शतरंज खेलने में बिताते थे। दोनों मित्र नाश्ता करके खेलने बैठ जाते और देर रात तक खेलते रहते थे। चूँकि मिर्ज़ा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए यह खेल उन्हीं के यहाँ होता था। मिर्ज़ा की बेगम साहिबा इस खेल से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन सिर दर्द का बहाना बनाकर मिर्ज़ा को अंदर बुलाया और मिर्ज़ा ने नहीं आए। बुलाने पर मिर्ज़ा नहीं आए। मीर बाजी हार रहे थे, इसलिए उन्होंने मिर्ज़ा को ज़बरदस्त अंदर भेज दिया। मतलब मीर ने ज़बरदस्ती मिर्ज़ा को अंदर भेज दिया। बेगम साहिबा गुस्से में थी और उनका गुस्सा मीर साहब पर ज़्यादा था, इसलिए मिर्ज़ा के मना करने पर भी वह कमरे के अंदर गईं। मतलब उनके कमरे के अंदर चली गई जहाँ पर वो लोग खेल रहे थे। शतरंज की बाजी उलट दी। मीर साहब कमरे के बाहर टहल रहे थे। भीतर का रंग ढंग देखकर भाग खड़े हुए। फिर मीर साहब के यहाँ बाजी जमने लगी। मीर साहब की बेगम साहिबा मीर साहब के बाहर रहने से बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में वह अपने प्रेमी से बखेटका मिलती रहती थी। इसी नई परिस्थिति से उनके इस कार्य में बाधा उपस्थित हो गई। अतः उनका प्रेमी एक दिन सरकारी घुड़सवार बनकर मीर साहब की खोज करता हुआ उनकी
उनके घर पहुंचा और बताया कि उन्हें मोर्चे पर जाना पड़ेगा। यह सुनकर मीर साहब के होश उड़ गए और दूसरे दिन से बाजी गोमती के किनारे की एक पुरानी मस्जिद में जमने लगी। देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। अंग्रेज कंपनी की फौज लखनऊ की ओर बढ़ती जा रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी, किंतु मिर्जा और मीर इन सब से निश्चिंत होकर शतरंज खेलने में मग्न थे। बादशाह वाजिद अली शाह पकड़े गए थे। उन्हें लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही फिर बाजी बिछ गई। खेल में हार जीत को लेकर दोनों में कहीं सुना हो गई, तातूती हो गई और बातों ही बातों में तलवार निकल गई और दोनों की लाश बिछ गई, आपस में मार काट करके मर गए। तो पार्ट 2 में आ जाते हैं आप इसका कथा वस्तु। तो आप लोग इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। एकदम शानदार तरीके से मैं बनाया हूँ, काफ़ी टाइम लगा है। तो देख लेते हैं कथा वस्तु। इस कहानी में शतरंज के दो खिलाड़ियों मिर्जा और मीर की शतरंजी दांव-पेच तथा मन स्थितियों का सजीव चित्रण हुआ है। किंतु कहानी का कथ्य केवल इतना ही नहीं, इन दोनों खिलाड़ियों के माध्यम से लेखक ने पतनशील समाज की गतिविधियों और विनाश की भी तस्वीर दी है। इसलिए लेखक ने इन दोनों पात्रों के वाजिद अली शाह के ज़माने के लखनऊ के वातावरण में उपस्थित किया है और साथ ही इनकी गतिविधियों को सामाजिक गतिविधियों से बार बार ताना है। यह जिस समाज में जी रहे थे उसकी अनुकूल ही है। इसलिए इन्हें चित्रित करने के लिए लेखक ने इनके समय के लखनऊ को भी चित्रित किया है। और जब ये शतरंज खेल रहे होते हैं तब इनकी चालों के साथ साथ समाज और राजनीतिक में घटित घटनाओं को भी लेखक दिखाता है। मसलन लखनऊ में कंपनी के सिपाहियों का आना और वाजिद अली शाह का गिरफ्तार कर लिया जाना आदि। इन बड़ी घटनाओं से निर्लिप्त रहकर ये शतरंज खेलते रहते हैं। यह क्रिया शतरंज के खिलाड़ियों की सहज निष्क्रियता को सूचित करती ही है, एक समय के समाज की पूरी पतनशील मानसिकता को भी घोषित करती है। यह कहानी ऐतिहासिक यथार्थ पर आधारित है। इसमें वाजिद अली शाह कंपनी द्वारा उनकी गिरफ्तारी तो ऐतिहासिक सच्चाई है ही है, उस काल की सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी की जो तस्वीर पेश की गई है, यानी जो परिवेश है, उसमें भी ऐतिहासिक सच्चाई है। मिर्जा और मीर काल्पनिक पात्र होकर भी उस काल की विलासिता मनोवृत्ति के सच्चे प्रतिनिधि पात्र हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि इन काल्पनिक पात्रों की कथा के माध्यम से ही लेखक ने उस समय का कथा की कही है। इसलिए काल्पनिक पात्रों की कथा का बहुत महत्व है और यह देखना होगा कि यह कथा कितने सलीके से कही गई है। प्रेमचंद्र कहानियों को मोड़ देने के लिए प्रायः कुछ मार्मिक घटनाओं का सहारा लेते हैं, किंतु इस कहानी के निर्माण और विकास में घटनाओं का सृजन नहीं किया गया है, बल्कि छोटे छोटे सहज संवादों से काम लिया गया है। आइए देखें। मिर्जा और मीर दोनों आर्थिक समस्याओं से मुक्ति जिगरदारी है, इसलिए निश्चित होकर शतरंज खेलते ही, यानी उस काल की पतनशील विलासी वातावरण से उपजे इन दोनों खिलाड़ियों की शतरंज खेलते रहने की सुविधा है। बाजी जमती है मिर्जा के यहाँ, जैसा कि स्वाभाविक है दिन रात शतरंज में लिप्त पति से पत्नी उपेक्षित महसूस करती है। मिर्जा की बीवी इसलिए इस खेल से झिल्लाती है, मिर्जा की भला बुरा कहती है और मिर्जा सारा दोष मीर पर डाल देते हैं। एक दिन मिर्जा की बेगम साहिबा गुस्से में शतरंज की बाजी उलट पुलट देती हैं और उन दोनों को मजबूर होकर जगह बदलनी पड़ती है। अब बाजी मीर के यहाँ जमती है, किंतु मीर की बेगम साहिबा को अपने प्रेमी से मिलने की दिक्कत होने लगती है और सरकारी घुड़सवारी के रूप में अपने प्रेमिका को भेजकर मीर को और मिर्जा को धमकवा देता है। दोनों को डर है कि उन्हें पकड़कर युद्ध में न भेज दिया जाए, अतः वे दोनों ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां कोई देख न सके। इसके लिए वे शहर से दूर खंडहर का चुनाव करते हैं। वो अंधेरे में निकल जाते हैं और अंधेरे में लौटते हैं और एक दिन उस खंडहर में लड़कर मर जाते हैं। मिर्जा और मीर के समान ही पतनशील समाज का भी अंत के पीछे कोई घटना नहीं परवेश है। उनके अंत
मिर्जा और मीर के सामने ही पतनशील समाज की भी अंत समाज के खंडहर में ही होता है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मिर्जा और मीर की शतरंज खेलने के पीछे कोई घटना नहीं है, परिवेश है। उनके स्थल बदलने के पीछे कोई घटना नहीं, घरेलू संदर्भ है। और दोनों के कटकर मर जाने के पीछे भी कोई घटना नहीं, उनकी शतरंज सुलभ बातचीत और मानसिकता है। इसलिए इस कहानी का कथानक बहुत सहज माना गया है और इस कहानी की गणना प्रेमचंद्र की उन गिनी चुनी कहानियों में होती है जो पात्रों और परिवेश से संचालित होने के कारण अधिक सहज प्रतीत होती है, यानी जिनमें ऐसा लगता है कि कोई कहानी नहीं कही जा रही है बल्कि जीवन का एक टुकड़ा ही जीवंतता और सच्चाई के साथ मूर्त कर दिया गया है। दूसरा पढ़ लेते हैं। पात्र अथवा चरित्र चित्रण। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, मिर्जा और मीर, तथा गौण रूप से मिर्जा तथा मीर की बेगम आई हैं। वास्तव में इन दो पात्रों को एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए गढ़ा गया है, यानी एक पतनशील समाज में शतरंज के दो खिलाड़ियों को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि शतरंज की परिवेश की उनकी मानसिकता और गतिविधियों की तो तस्वीर उभरे ही है, साथ ही उनके माध्यम से पतनशील समाज के व्यक्तियों की भी तस्वीर उभरे। वे दोनों पात्र परिवार या समाज की किसी समस्या से नहीं टकराते हैं और टकराहट से उत्पन्न होने वाली मानसिक ऊहापोह से नहीं गुजरते, केवल शतरंज खेलते हैं। इसलिए उनकी चरित्र के कुछ निजी और विशिष्ट पहलू नहीं उभरते। वे दोनों उच्च वर्ग और ऊंची हैसियत के हैं और दोनों शतरंज खेलते हुए शतरंजी बोली बोलते हैं। दोनों सह और मात के बारे में सोचते हैं। जब मीर की बाजी कमज़ोर पड़ती है तब वे समाज की ओर देखते हैं और मिर्जा उन्हें बाजी की ओर घसीटते हैं। और जब मिर्जा की बाजी कमज़ोर पड़ती है तब वो उन्हें समाज की चिंता हो उठती है और मीर उन्हें घसीटते हैं। जीत के मानसिकता में कभी एक गुनगुनाता है, कभी एक झल्लाता है, कभी दूसरा, और दोनों इसी झलझलाहट को चरम सीमा तक पहुंचाकर जान दे देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ये दोनों ऐसे वर्गीय पात्र हैं जो एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए रखे गए हैं। उनके चारित्रिक विशिष्टि को उभारना लेखक का उद्देश्य नहीं, इनकी अपेक्षा उनकी पत्नियों में चरित्र की निजी विशेषता ज़्यादा उभरी है। मिर्जा की बीवी शतरंज का विरोध करती है क्योंकि वह इसे मनहूस खेल के मारे मिर्जा को साहचर्य नहीं प्राप्त कर पाती। दूसरी ओर मीर की बेगम व्यक्तिगत कारणों से मीर को शतरंज खेलने के लिए उत्साहित करती है, किंतु अपने घर में नहीं बाहर। वह मिर्जा की बेगम के विपरीत मीर के साहचर्य से बचना चाहती है। लेखक ने मिर्जा और मीर के बीच चारित्रिक विशिष्टि की रेखा भेलन खींची हो, किंतु भले रहेगा यहाँ पर, विशिष्ट की रेखा भले खींची हो, किंतु उन दोनों को शतरंज की खिलाड़ियों की भूमिका में पूरी तरह उतारा है। यानी लेखक ने उनकी मानसिकता और क्रियाकलापों को बड़ी कौशल से उभारा और कर उन्हें शतरंज के दो खिलाड़ियों का चरित्र प्रदान किया है। दोनों ही बहुत यथार्थ और जीवंत लगते हैं। कथन अथवा संवाद योजना। इस कहानी में नाटकीय तत्व भी है। संवाद नाटकी का गुण है। वर्णन में लेखक स्वयं उपस्थित रहता है और संवाद में वह दो पात्र को कथा सूत्र पकड़ाकर स्वयं हट जाता है। संवाद में दो या कई पात्र परस्पर बातें करते हैं और उनकी बातों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। पात्रों की चरित्र का उद्घाटन होता है और कथा में एक रोचात्मक उत्पन्न होती है। जहाँ संवादों की बहुलता होती है, कहानी की शैली नाटकी हो जाती है। इस कहानी में बयान या वर्णन शैली के साथ संवाद शैली का भी खूब प्रयोग हुआ है। मिर्जा और मीर के संवाद कहानी में भरे पड़े हैं। बीच बीच में दो और एक पात्रों के छोटे छोटे संवाद आए हैं। संवाद की कुछ विशेषता होने चाहिए। पहला, वह पात्र के स्वभाव और स्थिति के अनुकूल हो।
प्रेमचंद्र जी ने अपने पात्रों से उन्हीं की भाषा में उनकी स्थिति और मन की स्थिति के अनुकूल संवाद करवाते हैं। इस कहानी में मिर्ज़ा और मीर दोनों ही उर्दू भाषी हैं, इसलिए उनकी भाषा में उर्दू शब्द का प्रयोग अधिक है। दोनों शतरंज में डूबे हुए पात्र हैं, अतः उनके संवादों में शतरंज से संदर्भित मानसिक व्यक्त हो रहा है। वो अपनी वातावरण के अनुसार निश्चित विलास और ऊंचे तबके के पात्र हैं, इसलिए उनके संवादों में देश और काल में घटित होने वाली राजनीतिक और सामाजिक हलचलों से बेखबर मानसिकता के दर्शन होते हैं। यानी उनके संवाद उनके चरित्र और मन स्थिति को खोलने में समर्थ हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? संवाद में संवाद नाटकीय तत्व है, अतः वह छोटे छोटे होना चाहिए, तभी उनमें बातचीत की तेजी और खुलापन आता है। इस कहानी में ये विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। मिर्ज़ा और बेगम मिर्ज़ा के संवाद बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आपस में टकराते चलते हैं। संवादों से कहानी आगे बढ़ती है। यदि वे भाषण हो जाएगा तो कहानी का एक स्थान पर देर तक ठहर जाएगी और नाटकीय वक्रता नहीं आएगी। इस कहानी में हम देखते हैं कि मिर्ज़ा और बेगम मिर्ज़ा के संवादों से कहानी प्रभावित होती है और शतरंज का खेल मिर्ज़ा के घर के बजाय मीर के यहाँ होने लगती है। मीर के यहाँ बेगम मीर की प्रेमी और मीर के नौकर के बीच जो संवाद होता है, उससे फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है और शतरंज की बाजी खंडहर में जमने लगती है। वहाँ फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच जो संवाद चलती है, उन्हें युद्ध के बिंदु पर ला पटकता है और दोनों लड़कर मर जाते हैं। दोस्तों, कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। उसको फ्यूज़ करके स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकायदे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये नोट लिखा हूँ, काफ़ी मेहनत करके। कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चौथा आते हैं प्रवेश, वातावरण या देश काल। कथा में प्रवेश, वातावरण या देश काल का महत्व कई दृष्टियों से होता है। एक तो वह कथा को स्थान और समय की पृष्ठभूमि प्रदान कर उसके स्वरूप को मूर्त करता है और विश्वसनीय बनाता है। दूसरी, वह कभी कथा के सर्जक तत्व के रूप में भी काम करता है, यानी उसके माध्यम से कथा बनती है। प्रस्तुत कहानी में प्रवेश उपयुक्त दोनों रूप में विद्यमान है। प्रवेश के अर्थ है वह देश और काल जिसके बीच घटनाएं घटित होती है, चरित्र बनते हैं, विकसित होते हैं। यह प्रवेश प्राकृतिक भी है और सामाजिक भी है। प्राकृतिक प्रवेश में दिन रात सुबह शाम मौसम ऋतु नदी नाले खेत खलिहान आदि अनंत बातें आ सकती हैं और सामाजिक प्रवेश में मिले पर्व परिवार तथा समाज की विभिन्न स्थितियाँ, चौपला, पंचायत, शहर, गाँव, कस्बे की जिंदगी आदि न जाने कितनी बातें आ सकती हैं। इस कहानी में मुख्यतः सामाजिक प्रवेश है, किंतु कहीं प्राकृतिक प्रवेश भी आया है। कई जगह इस बात की चर्चा हो चुकी है कि इस कहानी में वाजिद अली शाह के समय के लखनऊ की विलासी जीवन का प्रवेश चित्रित किया गया है। लेखक ने कहानी के आरंभ में ही इस विलास समाज का बहुत ही जीवंत बयान किया और मिर्ज़ा तथा मीर की शतरंजी खेल वाली कहानी को एक पृष्ठ आधार दिया है। चूँकि शतरंज के खेल वाली यह कहानी केवल दो व्यक्तियों के खेल की कहानी नहीं, बल्कि समाज की विलासिता के खेल की कहानी है। इसलिए लेखक ने इस खेल को एक विशेष वातावरण की पृष्ठभूमि पर खड़ा किया और फिर खेल खेलने वाले व्यक्तियों के पारिवारिक परिवेश को भी चित्रित किया। शतरंज के दोनों खिलाड़ी जागीरदार हैं, अतः उनका आर्थिक प्रवेश उन्हें निश्चित भाव से खेलने की छूट देता है। लेखक इन दोनों खिलाड़ियों के पारिवारिक परिवेश का चित्रण कर खेल की कहानी को गतिशील करता है। ये दोनों खिलाड़ी दो भिन्न कारणों से अपने घर में खेल नहीं पाते, यानी उनके पारिवारिक परिवेश उन्हें खंडहर में खेल खेलने के लिए बाध्य करते हैं और खेल खेलते समय दोनों के बिंदु और मरण की जो घटना घटी है वह संभावित परिवार में नहीं घटित होती है। आप देख चुके हैं कि कैसे खंडहर में खेल खेलते हुए इन खिलाड़ियों के सामने से बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटती हुई निकलती जाती है और ये उनसे उदासीन
सॉरी, और ये उनसे उदासीन होकर अपने अपने वजीरों के बचाव में लगे होते हैं और अपनी जान दे देते हैं। यानी कि जो खिलाड़ी अपने बादशाह की बंदी बनाए जाने पर दो बूंद आंसू नहीं बहाते, वो ही अपनी शतरंजी वजीरों की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं। इस तरह खंडहर के परिवेश में चलते हुए इस खेल से सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में चलती हुई घटनाएं टकराती है और शतरंज के खेल के माध्यम से जो विलासिता पतनशील जीवन चित्रित किया गया है उसकी विडंबना और गहराती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवेश केवल पृष्ठभूमि के रूप में ही काम नहीं करता, वह मानव पात्रों की तरह कथा को बनाने और विकसित करने में, उसका प्रभाव को गहराने में भूमिका अदा करती है। प्राकृतिक परिवेश के रूप में खंडहर का चित्रित प्रस्तुत किया गया है। खंडहर या यो तो मकान के रूप में सामाजिक परिवेश के भीतर आता है, किंतु यह जन शून्य हो जाने के बाद और प्राकृतिक के सन्नाटों का अंग बन जाने के बाद प्राकृतिक परिवेश के अंदर समाविष्ट हो जाता है। लेखक ने दो प्रकृतियों में इस खंडहर के शाम की कैसी प्रभावशाली चित्रित खींचा है। शाम हो गई है, खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबीले पक्षी होते हैं आकर अपने अपने घोंसले में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हो। यह प्राकृतिक दृश्य खंडहर का स्वाभाविक दृश्य है, किंतु लेखक ने स्वाभाविकता के विधान के लिए यह चित्रित नहीं किया है, बल्कि इससे वह मिर्जा और मीर की शतरंज प्रियता को गहराता है और उभावी घटनाओं की ओर संकेत करता है। शाम हो गई है, खंडहर में निवास वाले पक्षी खंडहर में लौट आए हैं और उनकी चीख चिल्लाहट से खंडहर की शाम और भयावानी हो गई है। किंतु ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने घरों को न लौटे कर इस भयानक खंडहर में डटे हुए खेल में जुटे हुए हैं। यानी पशु पक्षी तक समय से अपने अपने घरों को लौट आते हैं, चाहे वो घर के खंडहर ही क्यों ना होते, किंतु ये दोनों विलासी मनोवृत्ति के मनुष्य होकर भी अपने समृद्धि घरों को नहीं लौट रहे हैं और वो खेल ही नहीं रहे हैं। लगता है मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। इस उत्प्रेक्षा से लेखक ने भावी घटना की ओर संकेत कर दिया। पांचवा, भाषा शैली क्या है? कहानी को ध्यान से पढ़ने पर आपने देखा होगा कि कहानी में बहुत सारे अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः यह कहानी की मांग है क्योंकि कहानी पृष्ठभूमि और वातावरण के रूप में जिस स्थान और समय को चित्रित किया गया है वह लखनऊ और वाजिद अली शाह का ज़माना, जब लखनऊ में अधिकांश लोग उर्दू भाषी थे तथा राजकाज की भाषा भी फारसी थी। अंत कहानीकार के लिए यह स्वाभाविकता था कि तत्कालीन परिवेश के अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाए। इससे कहानी में सजीवता और रोचकता का समावेश होता है तथा कहीं से बनावटीपन या कृत्रिमता नहीं झलकती है। इस कहानी का भाषा पात्र अनुकूल और भावानुकूल है, अर्थात पात्रों के व्यक्ति और उन भावों को अनुकूल है। सभी पात्रों के संवादों से उनके व्यक्तित्व एवं उनकी सोच के बारे में पता चलता है। लखनऊ में जब वाजिद अली शाह कैद कर लिए जाते हैं और मिर्ज़ा साहब जब यह बात मीर साहब को बताते हैं तो उनका यह कथन कि पहले अपने बादशाह को बचाइए फिर नवाब साहब की मातम कीजिएगा, न केवल उनके बादशाह के प्रति नाराज़गी को इंगित करता है बल्कि शतरंज के खेल की शब्दावली को भी बढ़ाए ये प्रयोग है। लखनऊ के नवाब और रईस जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे वही प्रयोग कहानीकार ने मिर्ज़ा साहब और मीर साहब के संवादों में किया है। इस कहानी को स्वाभाविक विकास होता चला गया है। कई स्थानों पर व्यंग्यात्मक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। जब हम किसी के दोस्त पर चोट करते हैं तो भाषा में व्यंग आ जाती है। उदाहरण के लिए देखा जाए, खुदा कसम आप बड़े बेदर्दी हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता, हाय गरीब। वाजिद अली शाह, हमारे बोलचाल की भाषा की यह विशेषता होती है, उसमें तद्भव क्षेत्रीय और अनेक भाषाओं के शब्द चले आते हैं। उसमें हम मुहावरों, लोकोक्तियों और दो वस्तुओं की समानता बताने के लिए विभिन्न उपमाओं को भी प्रयोग करते हैं। इस कहानी में ये सभी बातें मिलती है। और फाइनली कंक्लूजन, उपसंहार। तो आपने शतरंज की कहानी पढ़ी है, अच्छी से पढ़ लिया। क्या आप जानते हैं कि इस कहानी को लिखने के पीछे प्रेमचंद्र का क्या उद्देश्य था? तो शतरंज खेल का एक प्रकार है। इस कहानी का नाम शतरंज का खिलाड़ी
शतरंज के खिलाड़ी में बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में बचाव और आक्रमण का महत्व होता है, वैसे ही शतरंज के खेल में भी। प्रेमचंद्र इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मिर्ज़ा और मीर जैसे लोग यदि अपना दिमाग देश के बचाव में लगाते तो गुलामी से बच जा सकता था। सावधानता आंदोलन के समय की अनेक रचनाओं में इतिहास से सबक लेने की बात कही जा रही थी। प्रेमचंद्र ने इस कहानी में भी स्वाधीनता आंदोलन में लगे नेताओं और उनके पीछे चलने वाली जनता को यह सीख दी कि देश और सावधानता के हित में हमें आराम तथा विलास को छोड़ देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। लेकिन शतरंज के दोनों खिलाड़ी देश और समाज की उपेक्षा करके शतरंज में ही व्यस्त रहते हैं। वो अपनी बुरी आदतों के पक्ष में समाधान करते हुए कहते हैं कि शतरंज खेलने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, लेकिन उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का कोई सामाजिक उपयोग कहानी में दिखा नहीं। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का कोई भी पक्ष तब तक सकारात्मक नहीं बन पाता जब तक कि उसका संबंध समूह के हित से न हो। इस कहानी में शतरंज, मीर और मिर्ज़ा ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इनके माध्यम से कही गई बातें महत्वपूर्ण है। वही प्रेमचंद्र का उद्देश्य भी है। प्रेमचंद्र जी देश को गुलामी से मुक्त देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुलामी बनाने वाले स्थितियों को चित्रित करके पाठकों को आगाह किया है। इसके साथ साथ यह भी बताया है कि मानसिक प्रवृत्तियों का भी संक्रमण होता है, अर्थात एक वर्ग की बुरी आदतें दूसरी वर्ग तक पहुंचती है। कहानी में नवाब, मीर, मिर्ज़ा सब निष्क्रिय, विलासी और सुख सुविधा में डूबे हैं। वे संघर्ष करने से बचते हैं। इन बातों का असर जनता पर भी पड़ता है, इसलिए समाज को प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से टूटा व्यक्तिगत राग रग में डूबा। इसका परिणाम यह होता है कि ना तो देश बचता है, ना ही व्यक्ति। नवाब बदी हो गए और नवाब को फांसी चढ़ा दी गई और मीर और मिर्ज़ा व्यक्तिगत झूठी शान के कारण एक दूसरे को हत्या कर देते हैं। बचते हैं खंडहर, टूटे दीवारें, धूल, दूसरे मीनारे, ये सब मिलकर मिर्ज़ा और मीर पर रोते हैं। फाइनली कहानी का उद्देश्य दे देते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी अपनी कहानियों से कड़वा सच भी बड़ी आसानी से कह देते हैं। यह कहानी भी वैसा ही सच दिखाती है। मुख्य किरदार अपने में डूबे रहने वाले दो रईस हैं, जिन्होंने देश के लिए नहीं बल्कि अपने झूठे आत्मसम्मान के लिए मरना जरूरी समझा। मीर और मिर्ज़ा अपना दिमाग जितना शतरंज खेलने में लगाते हैं, उतना अगर देश के बचाव में लगाए होते तो यह गुलाम कभी नहीं होता, ये देश गुलाम कभी नहीं होता। तो ये कहानी 1857 जब देश गुलाम था, उसी के टाइम में मुंशी प्रेमचंद ने इसको रचित किया है। इसका मैं PDF या डॉक फाइल, इसका जो पूरा किताब है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख लीजिएगा और कहानी को पूरा अच्छा से पढ़ भी लीजिएगा। ये भी मैं कंक्लूजन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हूँ खोज कर। ये पूरे यूट्यूब या गूगल कहीं पर मिलेगा नहीं, मैं काफ़ी मेहनत करके बनाया हूँ। तो फाइनली लास्ट में जाते जाते दोस्तों यही कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।